everyone. Welcome to my YouTube channel, Adoption Specialist. My name is Giriraj. I'm an adoption officer and आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले तो आई थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है. एंड आप देख रहे हैं कि आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मुझे. We have crossed 600 plus subscribers on our YouTube channel. So thank you so much to everyone. And मैं देख पा रहा हूँ कि I try to respond to each and every comment or the message I've been receiving on the my Instagram account. So थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि गाइज मैं खुद एक वर्किंग हूँ. तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है मुझे. बट ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ. आप खुद अगर जाके देखेंगे तो हर एक कमेंट पे रिप्लाई किया गया है. उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं मुझे. और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं देख रहा था अपना डाटा कि 90% लोग आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. सो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. क्योंकि आप सब्सक्राइब मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा. वो मोटिवेशन ही मुझे ये वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट करेगा, और जितनी भी अडॉप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक प्रोवाइड करा पाऊंगा. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा चैनल है अडॉप्शन स्पेशलिस्ट, आप प्लीज यूट्यूब पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए. आप मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है अडॉप्शन स्पेशलिस्ट, आप वहां जाके मुझे फॉलो कीजिए. अगर आपका कोई क्वेरी है, जैसे मल्टीपल क्वेरीज होता है कमेंट में, क्या बहुत लोग इट इज पब्लिक. सो अगर आपको पर्सनल मैसेज करना, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, मैं आई एम रिप्लाइंग ऑल द मैसेजेस. सो सबका मैं रिप्लाई करता हूँ. इवन दो बहुत ज़्यादा अगर किसी का क्वेरी होता है तो मैं उनसे बात भी करता हूँ मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू. बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तो मैं नंबर भी शेयर कर देता हूँ अपना, सो आई कैन उनकी हेल्प कर सकूँ मैं उस तरह से, किसी भी तरीके से. सो प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाके, आप अडॉप्शन स्पेशलिस्ट के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं. प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए. तो थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. आज जो टॉपिक होगा वो अपना होगा इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन. मतलब कोई व्यक्ति जो ओसीआई हो, एनआरआई हो, तो वो लोग बाहर रह रहे हैं लेकिन इंडिया से वो अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं, इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन, उनका कोई इंडिया में रिलेटिव है और वो लोग बाहर की सिटीजन ले चुके हैं लेकिन ओसीआई हैं, वो अपने किसी रिलेटिव का बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. सो थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. और आज मैं बताऊंगा कि कैसे इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन किया जा सकता है. कि इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन मतलब कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई, या कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यही हो सकते हैं. ऑब्वियसली आप या तो एनआरआई है या ओसीआई है, तभी आपका इंडिया में कोई रिलेशन है, फैमिली है आपकी. फॉरेन जो होते हैं पेरेंट्स, उनका तो इंडिया में कोई होगा नहीं, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है. जो एनआरआईज ओसीआईज पेरेंट्स हैं, बाहर रह रहे हैं लेकिन उनको रिलेटिव अडॉप्शन विद इन द फैमिली उनको अडॉप्शन करनी है, तो वो कैसे उस प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. सो सबसे पहले कोई भी एनआरआई या ओसीआई जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें अगर रिलेटिव अडॉप्शन अपने किसी फैमिली में से बच्चा लेना है, किसी अपने ब्रदर का, सिस्टर का, तो उनको क्या करना होगा. ए नॉन रेजिडेंस इंडियन, एनआरआई, और एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ओसीआई उनको हम बोलते हैं, इंटरेस्टेड इन अडॉप्टिंग अ रिलेटिव्स चाइल्ड, किसी अपने परिवार में भाई बहन का बच्चा अगर वो लेना चाहते हैं, मे अप्रोच एन ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी. मैंने आपको बताया है कि जैसे इंडिया में हम सा होते हैं, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी हर डिस्ट्रिक्ट में होती है. मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बट इंडिया में जो भी एजेंसीज होती हैं जो अडॉप्शन के लिए काम करती हैं, हम उनको स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज बोलते हैं. ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कारा से ऑथराइज होती हैं जो बाहर अडॉप्शन के लिए काम करती हैं, उनको हम ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसीज बोलते हैं. मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है. तो उनको अप्रोच कर सकते हैं, या बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे आफाज, हम उनको आफा बोलते हैं शॉर्ट में, AFAA. अगर आपकी कंट्री में ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी नहीं है, तो आप सेंट्रल अथॉरिटी, सीए जो होता है इन द कंट्री ऑफ जहाँ आप रह रहे हैं वहां पे,
उनको अप्रोच कर सकते हैं फॉर द होम स्टडी। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो नॉर्मल हम विद इन इंडिया रह के अगर हम अडॉप्शन लेते हैं तो उसमें क्या हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कारा पे जाके। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया कि आप अडॉप्शन अगर इंडिया में लेना चाहते हैं तो आप खुद जाके फॉर्म भरते हैं कारा की वेबसाइट पे। बट जब बात आती है इंटर कंट्री अडॉप्शन की तो हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आपको अपनी आफा या जो सीए होता है सेंट्रल अथॉरिटी या इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन को आपको अप्रोच करना होता है कि मैं फलाना ऐसे मेरा फैमिली है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, उसका मैं बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूँ। सो वो लोग क्या करते हैं, आपकी जब रिक्वेस्ट उनके पास आती है तो वो लोग आपकी होम स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बताया इंडिया में पहले रजिस्ट्रेशन होता है बाद में होम स्टडी होती है। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, या तो आफा या सेंट्रल अथॉरिटी वो आपके घर पे आएंगे, चाहे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपका इंटरव्यू लेंगे, डिपेंड्स ऑन देम कि कितनी बार लेते हैं। आपका पहले होम स्टडी होता है, आपकी एलिजिबिलिटी सुटेबिलिटी पहले होती है। जब उन्हें लगता है आफा या सेंट्रल अथॉरिटी को कि हाँ भाई आप वो बच्चा लेने के लिए एज पर रूल्स जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं आप एलिजिबल हैं, तो वो आपकी होम स्टडी करेंगे एंड देन वो लोग आपके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं कारा पे। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन द कैरिंग्स पोर्टल आफ्टर प्रिपेयरिंग योर होम स्टडी। सो बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि मैं कैसे अप्लाई करूं। आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, लिस्ट ऑफ आफास कारा की वेबसाइट पे होती है, आप वहां से जाके सिंपली निकाल सकते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी का लिस्ट भी वहां पे होता है, तो आपको वहां उनसे अप्रोच करना पड़ेगा। इन केस ऑफ देर इज नो ऑथराइज फॉरेन एजेंसी या सेंट्रल अथॉरिटी इन देयर कंट्री, मतलब जैसे बताया कि बहुत सारी जगह आफाज नहीं होती है, सीए नहीं होता है, तो आप वहां पे से जो अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटी उनको आप, जो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन होता है वो हर जगह होता है। देखो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन इज हैविंग, ऑल द कंट्रीज आर हैविंग। सो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके होम स्टडी के लिए। उसके बाद क्या होता है, आप उनको अप्रोच किया, आपका होम स्टडी हो गया, तो जो ऑथराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी या जो सीए जो भी एप्लीकेबल है वो लोग, या इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है, एज द केस में भी जो डिपेंड करता है, आपका जब होम स्टडी करेगा तो वो लोग आपका still register the application of the prospective adoptive parents on caring portal along with the required document। जो डॉक्यूमेंट है शेड्यूल आपका 6 में है। सो वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द होम स्टडी, एंड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपसे लेंगे और वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद, मतलब जब होम स्टडी हो जाएगी उसके बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों का वो लोग कैरिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके वो लोग चढ़ा देंगे। एंड देन उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो सेम एप्लीकेशन आपका स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, मतलब वो लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कारा के पास आपका एप्लीकेशन आता है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी, उसके पास आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। कारा क्या करेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि अ, अ, राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में उनका कोई रिलेटिव रहता है, तो वहां वो क्या करेंगे कि कारा के पास एप्लीकेशन आएगा, कारा क्या करेगा, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, मतलब पहले तो वो सारा को भेजेगा। सारा जो होती है हर स्टेट की, स्टेट अडॉप्शन रिसर्च एजेंसी होती है, हर स्टेट में एक होती है, और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट में एक होती है। तो और कारा एक होती है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी, जो सेंट्रलाइज आपका बॉडी है। सो वो कारा अपना सारा को भेजेगा, उस स्टेट के कंसर्न सारा को भेजेगा। सारा उस एप्लीकेशन को जिस डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपका रिलेटिव रह रहा है, वो बच्चा जहां रह रहा है, वहां पे वो एप्लीकेशन उस डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा। वो डीसीपीओ, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, उसको डीसीपीओ बोलते हैं, वहां का सोशल वर्कर क्या करेगा, फिर अप्रोच करेगा फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट। आपकी एक एसआईआर होती है, फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट होती है, वो प्रिपेयर की जाती है बाय द सोशल वर्कर ऑफ डीसीपीयू, कंसर्न डीसीपीयू। सो वो जो आपका डीसीपीयू है वो अप्रोच करेगा, घर पे आएगा, एसआईआर करेगा, एक फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट बनाएगा, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारा आपका लेके, और वो लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, मतलब जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से गेट द फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट, मतलब इनका सोशल वर्कर जो है वो आपके घर पे आके एक पूरी रिपोर्ट बनाता है। और उसका एक फीस भी हो सकता है, फीस जो होता है वो 6,000 होता है। कोई भी वेरिफिकेशन करने का जो फीस होता है वो 6,000, जैसे होम स्टडी इंडिया में होती है तो 6,000 रुपये फीस लगता है, ऐसे वो आपके घर पे आता है। तो इट कैन चार्ज, मतलब कई डीसीपीयू नहीं लेती है, बट अगर वो मांगती हो तो आपको डीसीपीयू के अकाउंट का चेक या उनके अकाउंट में ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। और आप ये टाइम टू टाइम वो लोग सर्कुलर भी निकाल देते हैं कारा फीस से रिलेटेड। जैसे ही ऐसा है, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट है डीसीपी प्रिपेयर करती है, वो डीसीपी क्या करती है, उस फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट को
रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड एंड द बायोलॉजिकल फैमिली, मतलब क्योंकि आपके जो रिलेटिव है वही तो बायोलॉजिकल फैमिली हुई बच्चे की, तो बच्चे की और बायोलॉजिकल फैमिली की जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करके वो लोग वापिस से सारा को भेजते हैं। जैसे आया कैसे था, कारा सारा डीसीपीओ, तो आपका एप्लीकेशन वापस जाएगा भी ऐसे, तो डीसीपीओ आपकी सारा को भेजेगा, सारा उसको दोबारा से स्क्रूटनाइज करेगा, एंड देन सारा उसको वापस भेजेगा कारा को, और कारा उसको स्क्रूटनाइज करके कारा फिर आपकी जो भी, जैसे अगर आफा से अपना रजिस्ट्रेशन हुआ है, या आपका सीए सेंट्रल अथॉरिटी से हुआ है, या आपका इंडियन मिशन आईएम मतलब इंडियन मिशन से हुआ है, तो जिससे भी आपका एप्लीकेशन है उसको कारा वापस भेजता है कि हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है, ये बच्चा है, ये रिलेटिव है, इनका जो रिलेशन है वो वैलिड है कि नहीं है, मतलब जो एज पर द रिलेटिव रिलेशन में आते हैं कि नहीं है। वो जब आपका फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट आपके जो भी अथॉरिटी है आपकी जिस कंट्री में जिन्होंने आपका एचएसआर किया रजिस्ट्रेशन किया है, उनके पास कारा दोबारा से भेजता है। किस लिए भेजता है कि अब कारा बोलता है हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया, तो वहां की जो कंसर्न अथॉरिटी वो क्या करती है, वो आर्टिकल 5 एक सर्टिफिकेट लेना होता है, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 17, वो उनको ऑब्टेन करना पड़ता है आपके कंसर्न जो भी अथॉरिटी है, तो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वो ऑब्वियसली आप लोगों को बताते हैं, तो वो लोग उसको ऑब्टेन करते हैं। जैसे आर्टिकल 5, सो इन केस ऑफ कंट्रीज दैट आर नॉट सिग्नेटरी टू द हैक अडॉप्शन कन्वेंशन, so, a family background report on relative child and prior approval letter from the authority shall be forwarded to the government department concerned or Indian mission of the country which shall issue a recommendation letter। मतलब ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैग कन्वेंशन जो है उसकी सिग्नेटरीज है, कुछ कंट्रीज नहीं है, जैसे कि जैसे कि आपकी साउथ कोरिया नहीं है, तो उन कंट्रीज को क्या एक प्री अप्रूवल एक अथॉरिटी को एक लेटर देना होता है कि हाँ उस तरीके से वो लोग कर देते हैं, वो लोग कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर होता है कि हाँ ये अडॉप्शन का, जैसे उनका मैं आर्टिकल 5 और 17 बेसिकली क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट ये अश्योरेंस देती है कि बच्चा अडॉप्शन जब पूरा हो जाएगा इंडिया में कंप्लीट, तो हम बच्चे को एज ए मतलब वो बच्चे को यहाँ रहने की परमिशन देंगे, प्लस बच्चा को सिटीजनशिप एज पर देयर रूल्स उसको एक टाइम पीरियड पे मिल जाएगी। बट जो है कन्वेंशन नहीं होती उसमें वो एम्बेसी अथॉरिटी देती है, ठीक है, एक रिकमेंडेशन लेटर देती है अथॉरिटी। वो जब आर्टिकल 5 एंड 17 या जो रिकमेंडेशन लेटर है वो जब इशू हो जाता है तो वो कारा को वापस आता है, उसके बेसिस पे कारा क्या करती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक एनओसी जारी करता है। वो एनओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एनओसी लेने के लिए ही सारा प्रोसेस हो रहा है। कारा जिस दिन एनओसी इशू करता है उसके बाद में क्या होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी, मेरा कारा इसको इशू करता है इन केस ऑफ ऑल इंटर कंट्री अडॉप्शन, द अथॉरिटी अथॉरिटी मींस कारा shall issue a no objection certificate in favor of the adoption of the child within 10 days from the date of receipt of certificate issued under article 5 and article 17 ऑफ द हेग अडॉप्शन कन्वेंशन फ्रॉम द रिसीविंग कंट्री। जैसे वो कंट्री दोबारा से भेजेगी आर्टिकल 5 के अंडर और आर्टिकल 17 ऑफ द हेग अडॉप्शन कन्वेंशन के अंडर में जो सर्टिफिकेट दो इशू होते हैं, वो जैसे कारा के पास आएगा, कारा उसको क्या करेगी, कारा उसमें एक एनओसी इशू कर देती है। एनओसी इशू होने के बाद में क्या होता है कि जो पेरेंट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चे को, मतलब आप अडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए ना, वो क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, सेल्फ फाइल एन एप्लीकेशन। जैसे ही एनओसी इशू हो जाता है मतलब आपका मोस्ट ऑफ द काम हो गया। एनओसी इशू हो गया मतलब आपका मैं मोटा मोटा 60-70% आपका अब काम हो गया, अब डिफिकल्टीज नहीं आएगी, मतलब क्योंकि एनओसी इशू का मतलब होने का मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन एलिजिबिलिटी मोस्टली आपका क्लियर हो गया। एनओसी जैसे इशू होता है तो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को डीएम डीएम या एडीएम जो भी है, अगर डीएम ने एडीएम को अलाउ किया है तो डीएम या एडीएम के ऑफिस में आपको रिलेटिव अडॉप्शन की, इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन की एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। अब वो फाइल आप डायरेक्टली नहीं करते हैं, आप इसमें आपको वकील लेने की कोई जरूरत नहीं गाइज, ये आप कुछ नहीं है, सब कुछ डीसीपीयू को दे दिया है, उनके पास में होते हैं स्टाफ। सो आपको क्या करना है कि डीसीपीयू के हेल्प से, मतलब द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स विल फाइल एन एप्लीकेशन विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थ्रू द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। मतलब डीसीपीयू जिन्होंने आपकी फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी, उन्हीं की हेल्प से आप उनके थ्रू डीसीपीयू आपकी एप्लीकेशन डीएम ऑफिस में फाइल करती है फॉर द फाइनल adoption order. The prospective adoptive parent in case of inter-country related adoption shall file the adoption application with the, वो केस वो एप्लीकेशन क्या होती है, वो शेड्यूल आपका ये होता है 31 में होता है। मतलब अगर आप शेड्यूल्स देखेंगे कारा के रेगुलेशंस में तो 31 में उसका कंटेंट या मैटर लिखा होता है कि उसमें कैसे क्या कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है।
कहाँ फाइल करनी है? जहाँ पे बच्चा रह रहा होता है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स गार्जियन अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बच्चा आपका रह रहा होता है, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास में ही फाइल होती है, ऑब्वियसली जहाँ से आपका फैमिली बैकग्राउंड हुआ था, ठीक है, जिस अलोंग विद द एनओसी, जो आपको कारा से एनओसी मिला उसकी कॉपी के साथ में, ठीक है। द प्रोस्पिक्टर अडॉप्टेड शेल ऑब्टेन, मतलब जैसे आपका डीएम के पास भी हियरिंग होगा, डीएम आपको बुलाएगा, जो भी उसका क्वेरी है वो क्लियर करेगा और वो ऑर्डर आपका अलाउ करता है। जैसे आपको ऑर्डर अलाउ होता है, तो उसका एक सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा आपको, जो डीसीपी देगी आपको। साथ के साथ वो डीसीपी उस सर्टिफाइड कॉपी को ऑनलाइन भी अपलोड करती है कैरिंग्स पोर्टल पे, खुद के उनका एक यूजर आईडी पासवर्ड होता है, उससे होता है। जैसे ही वो अडॉप्शन ऑर्डर आपका अलाउ होता है, उसके बेसिस पे, क्योंकि वो अपलोड करेंगे तो कारा को विजिबल होगा कि हाँ भाई इनका अडॉप्शन ऑर्डर इशू हो चुका है, तो उसके बेसिस पे जो कारा है वो एक कॉन्फर्मेटी सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द हेग अडॉप्शन कन्वेंशन के अंडर इशू करती है। उसका ये फॉर्मेट होता है, उसके वो कारा करती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। कारा एक कॉन्फर्मेटी सर्टिफिकेट इशू प्रोवाइड कराती है आफ्टर द अडॉप्शन ऑर्डर विद इन 3 days में, ठीक है। जैसे ही वो डीसीपी उसको पोर्टल पे, आपका डीसीपी उसको पोर्टल पे अपलोड करती है, सो जैसे कन्फर्मेटी सर्टिफिकेट आता है, सो उसके बाद तो देखो आपके पास एनओसी हो गया। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है? एक एनओसी होता है, एक अडॉप्शन ऑर्डर होता है, एक कन्फर्मेटी सर्टिफिकेट होता है, सारा हो गया। इन सब के बेसिस पे आप जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटी है, मतलब जहां से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ था, वहां एक एप्लीकेशन देके आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि अब लीगल आपके पास पेपर वर्क है। तो आपको पास बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा, उसके बाद आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं बच्चे का, नाम चेंज करा सकते हैं, ऑर्डर हो गया, कॉन्फर्मेटिव हो गया, एनओसी हो गया। इनके बेसिस पे फिर आप फॉर द पासपोर्ट आप एप्लीकेशन फाइल, जैसे नॉर्मल हम करते हैं अडॉप्शन केसेस में, कि आप उसमें एप्लीकेशन पासपोर्ट के लिए बच्चे के एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। उसको हम दोबारा से स्टेज वाइज हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि स्टेज 1 होम स्टडी आपका होता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। होम स्टडी रजिस्ट्रेशन सब आपकी अथॉरिटी करती है, चाहे वो आफा हो, चाहे वो सीए सेंट्रल अथॉरिटी हो, चाहे आईडीएम हो, ठीक है, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन हो, ठीक है। तो एनआरआई और ओसीआई का ही केस में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो होम स्टडी करने के बाद वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करते हैं। उसके बाद इनिशियल स्क्रूटनिंग बाय डॉक्यूमेंट बाय कारा, जिसमें मैंने बताया कि वो जैसे एप्लीकेशन कारा के पास आती है, कारा सारा के थ्रू डीसीपी को फॉरवर्ड करती है, डीसीपी आपका एक फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट बनाती है आपका बच्चे का। आपका बच्चे का मतलब है जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनका, और जो बच्चा आप अडॉप्ट कर रहे हैं उनका, ठीक है, उनके डिस्ट्रिक्ट में जहां वो रह रहे होते हैं। उसके बाद में ऑब्वियसली उसको कारा उसको डीसीपी उसको सारा को भेजती है, सारा उसको फिर वापस से भेजती है कारा को। कारा उसको फिर कारा एक प्री अप्रूवल लेटर इशू करती है, और प्री अप्रूवल लेटर इशू करने के बाद कारा उसको भेजती है आपकी जो, जिन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन किया था, होम स्टडी किया था, वहां पे मतलब जो सर्टिफिकेट होता है अंडर आर्टिकल 5 and 17 ऑफ द कन्वेंशन, वो इशू होते हैं। उसके बाद में जैसे वो इशू होते हैं, कारा उसको एनओसी इशू करता है। एनओसी इशू होने के बाद में जैसे पेरेंट्स जो है थ्रू डीसीपीओ डिस्ट्रिक्ट फाइल है, अडॉप्शन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। फाइल करने के बाद जो डीएम है या एडीएम है, वो विद इन 60 days में आपको अडॉप्शन ऑर्डर इशू करता है। ऑर्डर इशू होने के बाद में कारा कॉन्फर्मेटी सर्टिफिकेट आपका इशू करती है, एनओसी तो पहले इशू हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आप अपने लेवल पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में नाम करेक्शन करवा सकते हैं, पेरेंट्स का नाम, आपका बच्चे का नाम, और उसके साथ में आप बच्चे का आधार कार्ड में उसके बेसिस पे करेक्शन करवा सकते हैं। हाँ, बच्चे का अगर आपको नाम चेंज कराना होता है, तो आप जैसे अडॉप्शन एप्लीकेशन जब आप लगाते हैं डीएम के ऑफिस में थ्रू डीसीपी, उस समय आप बच्चे का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट बन गया, पासपोर्ट बनने के बाद आप ऑब्वियसली बच्चे का एम्बेसीज में आप वीजा लगा के, और बच्चे को आप लोग कंप्लीटली, अडॉप्शन कंप्लीट हुआ था उसके बाद आप लेके जा सकते हैं। सो ये है इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको अपनी अथॉरिटी को, कंसर्न आफा को या सीए को अप्रोच करना है, वो होम स्टडी करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कारा के पास आएगा, कारा स्क्रूटनाइज करेगा, कारा सारा को भेजेगा, सारा डीसीपी को भेजेगा, डीसीपी जहाँ बच्चा रह रहा होता है, जहाँ बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद वो लोग सारा को भेजेंगे, सारा उसको स्क्रूटनाइज करेगा, सारा कारा को भेजेगा, कारा एक प्री अप्रूवल लेटर इशू करेगा, कारा वो सारा डॉक्यूमेंट्स, फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट आपकी जो अथॉरिटी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वहां भेजेगा। वहां से अंडर, मतलब अंडर आर्टिकल 5 and 17 ऑफ द अडॉप्शन, मतलब कन्वेंशन एक्ट के अंडर में जो भी है आपका
है, उसके अंडर में आपका सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके बेसिस पे कारा एनओसी इशू करेगा। एनओसी इशू होने के बाद जो अडोप्टिव पेरेंट्स हैं जो लेना चाहते हैं, दे हैव टू कम टू इंडिया ऑब्वियसली। तो उनको इंडिया आके डीसीपी के थ्रू जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा रह रहा होता है वहां पे एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। एप्लीकेशन फाइल होगी, विद इन 60 डेज में डीएम या एडीएम ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर होने के बाद में कारा के पास ऑर्डर का कॉपी जाएगा, कारा कॉन्फर्मेटी सर्टिफिकेट इशू करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट मिला के आप म्यूनसिपल अथॉरिटी जो होती है जहाँ से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है वहाँ करेक्शन होगा। उसके बेसिस पे आप आधार कार्ड में करेक्शन करा लीजिए इफ रिक्वायर्ड, और उन सब के बेसिस पे आप बच्चे का पासपोर्ट बनवा सकते हैं और वीजा लगवा के आप बच्चे को लेके जा सकते हैं। वेरी सिंपल। ये कुछ डेफिनेशंस हैं कि आफा क्या होता है, ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीज कारा। ठीक है, आपका डेजिग्नेटेड पोर्टल जो हम जिसको कैरिंग्स बोलते हैं, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। आईडीएम, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन, सारा जो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी होती है। आफा, जैसे मैंने बताया, ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी। ठीक है, सीए सेंट्रल अथॉरिटी, डीसीपी हो गया, डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एनओसी नो ऑब्जेक्शन, पैप्स प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट। तो थैंक यू सो मच गाइस। स्टिल अगर आपका कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी आपको इसमें हेल्प करने की। प्लीज आप मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब। आपका कुछ नहीं जाएगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब, दैट्स इट। आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।